हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एनसीईआरटी डीप लाइंस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी डीप लाइंस के बारे में फिर से एक बार बता दूं बेटा, अब हम फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बेटा जितना बायो की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है उतना ही फिजिक्स की एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। कई ऐसी बातें होती हैं जो एनसीईआरटी में लिखी होती है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस आते हैं। और लेक्चर 1 में आपने देखा और बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स देके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया। उम्मीद है आपको आगे के लेक्चर्स भी ऐसे ही पसंद आएंगे। तो करते हैं शुरू बेटा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट को देख के मैंने इसमें थोड़ा सा और एक एडिशनल चेंज किया है। मतलब एक छोटा सा चेंज करके और मैंने इस चीज को बहुत ही प्यारा बना दिया है। अभी तक हम सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस रीड कर रहे थे, उनको समझ रहे थे, जो चीजें समझ में नहीं आती थी वो मैं समझाता था, वो अभी भी होगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैं यहां पे करवाऊंगा जो पूरी तरह एनसीईआरटी की लाइंस पर बेस्ड हैं, जो कहीं एनसीईआरटी लाइन से बनाए गए क्वेश्चंस जो होंगे वो भी बहुत जरूरी हैं। तो अब से हम यहां एनसीईआरटी पढ़े भी गए, साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो दोनों काम हम एनसीईआरटी डीप लाइंस में करने वाले हैं। तो करते हैं शुरू बेटा, लेक्चर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। उम्मीद है लेक्चर 1 आपने देखा होगा। यदि अभी तक आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 की स्टार्ट कीजिए। और सभी के हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए, हाईलाइट करने के लिए पेन होना, मार्कर होना चाहिए आपके पास। लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक कवर कर लिया था। अब हम रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने बातें कर ली थी। चलो मैं चेक कर लेता हूं कि लास्ट लेक्चर आपने कैसा अच्छे से कवर किया है या नहीं किया है। तो कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट लेक्चर पर बेस्ड थे पहले वो करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इधर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट करके लगाए हुए हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन से बनाए हुए क्वेश्चंस है। चलिए पहला क्वेश्चन, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार सोचिए और आंसर कीजिए, फिर हम इसको आगे करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एसआई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट क्या पढ़ रहा हूं मैं यार, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन। सिर्फ मास लेंथ और टाइम, एसआई सिस्टम में 7 होते हैं बेटा, मास लेंथ टाइम के अलावा भी 4 होते हैं। एमकेएस में, सीजीएस में और एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 ही चीजें होती हैं, मास लेंथ एंड टाइम। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी हाँ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें टोटल 7 क्वांटिटियों को रेफरेंस लिया जाता है, ये सिर्फ 3 को चाहता है। तो यहां पे हम कहेंगे कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा है जिसमें मात्र ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट इसमें जो मास लेंथ और टाइम पे डिपेंड ना करके और भी 4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसने बोला अलोन, मतलब सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों ही मास लेंथ एंड टाइम पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एमिटेड बाय सन इन 1 ईयर। नो, लाइट ईयर याद है, डिस्टेंस होती है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, नो। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर, हाँ ये आंसर हो गया सी। ठीक है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो 1 और नो, ये फालतू की बातें हैं। तो लाइट जो है एक साल के टाइम में जितना डिस्टेंस चलता है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। इसको शॉर्ट में LY से लिखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे छोटी यूनिट, लेंथ की यूनिट दे रखी है मिलीमीटर, अच्छा 10 की पावर -3 मीटर। एंगस्ट्रोम 10 की पावर -10, फर्मी 10 की पावर -15 मीटर, तो ये आ गया फर्मी 10 की पावर -15, सबसे छोटी लेंथ की यूनिट है। ठीक है, देखो मैंने कुछ टेबल दिखाई थी, टेबल में सारी चीजें बताई थी, मिली, माइक्रो, फर्मी, फेम्टो जिसको बोला था, लेंथ में उसको हम फर्मी बोलते हैं। मतलब फेम्टोमीटर जो है उसको शॉर्ट में फर्मी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन। यूनिवर्सल टाइम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन देखो ये बोला गया है, तुमने ध्यान से नोटिस किया हो तो थोड़ा सा इसके लिए तो थोड़ा बेसिक्स में अंदर जाना होता है हमें। टाइम को डिफाइन किससे किया जाता है? आपने ये देखा क्या, ये टेबल एक बनाई थी हमने, टाइम को टेबल की नहीं, एनसीईआरटी में ही था स्टार्टिंग में, सॉरी। ये देखो
एनसीईआरटी की लाइन से कैसे क्वेश्चन बनाया गया, कितना अलग क्वेश्चन है। देखो ये रहा, टाइम में देखो बोला था टाइम क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम फलाना फलाना फलाना। देखो सीजीएम की फ्रीक्वेंसी से निकाला जाता है। ये कहां से निकाला जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सीजीएम फ्रीक्वेंसी। जो एक सेकंड लेते हैं, टाइम जो लेते हैं सेकंड, सेकंड जो होता है वो सीजीएम फ्रीक्वेंसी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वहां से एक सेकंड को डिफाइन किया गया। तो यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ना ना ना, अर्थ ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन, ना ना ना, वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम, ऑसिलेशन ऑफ क्वार्टज क्रिस्टल, ये आता है वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम। ये लो देखो कहां से क्वेश्चन बनाया गया एनसीईआरटी में से उठा के। तो हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए, मैंने कहा था एक बार बस पढ़ लेना, इसकी रिजल्ट को याद नहीं करना, इन वैल्यूज को याद नहीं करना है, लेकिन एक बार हल्की सी रीडिंग लगा लेना जिससे क्वेश्चंस बन जाए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर द गिवन फिगर सोलिड एंगल इज इक्वल टू, याद है एनसीईआरटी में सोलिड एंगल को हमने डिफाइन किया था, है भाई, सोलिड एंगल को हमने डिफाइन किया था, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, देखो सोलिड एंगल, यहां पे सोलिड एंगल को इस एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। आपको पोज करके वीडियो का आंसर जवाब देना है, पोज करके, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद उसके वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। द रोंग यूनिट कन्वर्जन अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से गलत छाटिए, जल्दी पोज कीजिए, सोल्व कीजिए। रोंग यूनिट कन्वर्जन अमंग द फॉलोइंग, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 सही है, फर्मी 10 की पावर -15 सही है, लाइट ईयर, ओहो ये तो याद ही नहीं है, लाइट ईयर तो याद ही नहीं है। अब लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस चलेगी, लाइट की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो एक साल में तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी है। अब देखो याद नहीं होता है तो भी क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया। जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो तुम्हें इन वैल्यूज में नहीं फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ये जानना चाहेगा कि क्या तुम्हें एक बेसिक आइडिया है भी कि छोटी लेंथ क्या है, बड़ी लेंथ क्या है। जैसे लाइट ईयर जो है वो बहुत बड़ी लेंथ है, सेम ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो भी बहुत बड़ी लेंथ है। एक सेकंड, एक पर सेक बोलते हैं, जिसमें एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड एंगल में अर्थ और सन के बीच की किसी प्लैनेट से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ये भी एक बड़ी लेंथ की यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर भी बड़ी होती है, लेकिन ध्यान से देखो ये तो बड़ा है, लेकिन ये 10 की पावर -11 में यहां गड़बड़ कर रखी है। मैं नहीं कहता कि तुम्हें एग्जैक्टली हर वैल्यू याद होनी चाहिए, लेकिन एक स्मॉल कंपैरिजन तो आना चाहिए ना, कि यार ये लेंथ 10 की पावर -11 में तो नहीं होगी, ये तो एंगस्ट्रॉम से छोटी होगी, इतना छोटी थोड़ा होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये तो बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। बिना पता हुए मेरे को वैल्यू, फिर भी मैं श्योर हूं कि यही गलत होगा। तो ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें तुम्हें ज्यादा वैल्यू में ना फंसा के उसको इजीली सोल्व कर सको, तो थोड़ा सा ऑप्शंस को गहराई से देखा करो। चलो और करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द न्यूमेरिक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। याद करो हमने कहा था कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, याद आया, a × 10 की पावर b में लिखा था। ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सही बात। ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये भी सही बात, तीनों सही है, करेक्ट पूछा है, हाँ 1, 2 और 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो और करते हैं, और करते हैं। What is the correct number of significant figure in 0.0003026? एक से छोटे नंबर में स्टार्टिंग के जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये 3026 ही सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, ये नहीं होंगे। तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, आंसर ए आ जाएगा। चलिए कर, ये कर। मैंने देखो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हमने याद किए थे। ये डिवीजन है, डिवीजन में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम किस में है। इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
तो आंसर में कम वाला होगा, तो कम वाला मतलब 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होंगे। ये लो, ये आंसर लो। तो देखो एनसीईआरटी की उन लाइन से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। और करते हैं, चलो और करते हैं। ये करो, ये करो। लेंथ आया 2.331 सेंटीमीटर एक है, और ब्रेथ दे रखा है 2.1, तो L प्लस बी दोनों का सम करना है। याद है एडिशन में कौन सा रूल फॉलो करते थे? एडिशन में कौन सा रूल फॉलो करते थे? बताओ बताओ बताओ। डेसिमल प्लेसेस देखते थे। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है सिर्फ, तो आंसर में डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट ही होगा। तो देखो इसमें डेसिमल के बाद 1, इसमें 2, इसमें है ही नहीं, इसमें 3, तो आंसर आ जाएगा 1। इतना आसान है, सोल्व भी नहीं करना, ऐड भी नहीं करके देखना, एक ही ऑप्शन मिलेगा। और ऐसे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को नीट में जहां चारों ऑप्शन में अलग अलग डेसिमल प्लेसेस मिलेंगे, एक टिक किया आंसर आ गया। लो चलो नेक्स्ट करते हैं। द सम ऑफ द नंबर्स दिस एंड दिस इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इज। बताओ इन तीनों का नंबर का सम अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा? तो देखो जब तीनों को ऐड करेंगे, फिर से देखो मैं ऐड कर ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं कि 3 चीजों को ऐड करना है। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखो, इसमें डेसिमल के बाद 2, इसमें 1, इसमें डेसिमल के बाद 3, तो आंसर में 1 डेसिमल के बाद डिजिट होगी। देख इसमें 3 है, गलत हो गया, इसमें नहीं है, गलत हो गया, इसमें 1 है, इसमें 1 है। ये तो ऑप्शन 663.8 कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ है इन ऑप्शंस में, ठीक है ना, कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है। ये 66382 होगा, यहां पे 82 लिख लेना, एक ऑप्शन में 82 होगा, ठीक है ना। दोनों सेम ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना, अलग अलग होगा, यहां 82 वाला होगा, तो ये भी गलत हो गया। डेसिमल के बाद 1 वाला आंसर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। इस तरीके से देखो बिना ज्यादा उनको सोल्व किए, सिर्फ रूल्स को ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अरे ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? आपको स्कैन करके देखना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या आ गया बेटा? ये वेदांतु का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। यदि मान लो किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि ये सर मैं यूट्यूब पे पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर एक बैच चाहिए, मुझे प्रॉपर बैच में गाइडेंस मिलनी चाहिए, मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन सर मेरे पास इतने मनी नहीं है, पैसे से मतलब कुछ भी ऐसा लगता है, तो उस सिचुएशन में आपको ये स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहिए। इससे क्या है कि आप अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो जल्दी से इसको स्कैन करो, और इसमें फॉर्म जो भी भराना है फॉर्म भरना है, और उसको टेस्ट जब भी आपकी डेट मिलेगी उस डेट पे टेस्ट देना है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। डिटेल में चाहिए तो आप इसका वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब इस पे आते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये था लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, उनके ऊपर क्वेश्चंस किए हमने। अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया था, हाँ अरिथमेटिक ये हो गया था, ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, हाँ यहां पे पहुंच गए थे। आप भी एनसीईआरटी में ये पेज ओपन कर लो जहां रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, ये वाली लाइन, यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना सीखा था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। अनसर्टेनिटी मतलब ऐसे समझो एरर की बात कर रहा है। किसी भी मेजरमेंट में बेटा एरर होती है, कोई भी चीज मेजर करते हैं तो वो एकदम 100% करेक्ट नहीं हो सकता, किसी ना किसी रीजन के कारण उसमें एरर आ जाएगी। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है, हो सकता है मेजरमेंट करने का तरीके में कुछ मिस्टेक थी, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो हर मेजरमेंट में कुछ एरर होती है, उस मेजर्ड वैल्यू को यूज करके हम कोई चीज कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल हम एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो हम उस स्फीयर का डायमीटर या उस स्फीयर की रेडियस मेजर करेंगे, और उसका यूज करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब यदि उस रेडियस के मेजरमेंट में एरर है, तो उस वॉल्यूम में भी तो एरर होगी। तो वो एरर कैसे आगे प्रोपोगेट करेगी, वो हम यहां पे सीखेंगे। अरिथमेटिक कैलकुलेशन मतलब चीजों को जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में, भाग देने में, पावर करने में, इनमें कैसे एक एरर आगे प्रोपोगेट करती है उसको पढ़ना है। देखो इसमें कहानी बहुत सारी
सुना रखी है। देखो कुछ बच्चे कमेंट्स में लिख रहे थे, मैं उनको एक जवाब भी देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से भी समझना, बहुत जरूरी चीज बोलने वाला हूं। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर क्या हम सिर्फ ये पढ़ लें ये सफिशियंट है? तो उनको जवाब है बेटा देखो एनसीईआरटी को सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सफिशियंट नहीं बोलोगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो दे रखी है आप उसको पूरा पढ़ लोगे ना तो उस सफिशियंट नहीं होगा, वो एक नेसेसरी चीज है। दो चीजें होती हैं, एक सफिशियंट एक नेसेसरी। जरूर है पढ़ना, मस्ट रिक्वायर्ड है, हाँ पढ़ना मस्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन सफिशियंट नहीं बोलूंगा। आप मैंने बोला कि एनसीईआरटी कब पढ़ना है? जब आप प्रॉपर तरीके से एक चैप्टर को पढ़ चुके हैं, कहीं भी आप जहां ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, किसी ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तभी वो समझ में आएगी। यदि आप एनसीईआरटी को उठा के बैठ गए और सोचो कि बस मैं यहीं से पढ़ लूंगा, नहीं बेटा नहीं। ये जो लेक्चर है आप यहां जो मैं बोलूंगा वो समझ में सब आएगा आपको, लेकिन वो समझने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। हाँ यदि आपने पहले से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये जो चीजें पढ़ रहे हैं ये आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम हर एक चीज सेट हो जाएगी और समझ पाओगे कि क्या बोलना चाह रही है एनसीईआरटी, सर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सारी चीजें रिलेट कर पाओगे। तो सफिशिएंट नहीं बोलूंगा बट मस्ट रिक्वायर्ड, जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना पड़ेगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो उम्मीद है सभी लोग, मैं मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं से इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग हम यहां पे लगाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो इस देखो इसमें बहुत सारी चीजें समझा रखा है। एक्चुअल में जो रिजल्ट निकालता है ना, उन रिजल्ट को समझाने का तरीका है कि कैसे वो रिजल्ट आए गए उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कई चीजें हमारे ऐसी होती हैं जो इसमें जो लिखी हैं वो बस हमें सीधा याद करने में फायदा है, उसको समझने से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। देखो इसने कहा कि कोई सीट है जिसका लेंथ आया 16.2। अब देखो यहां से क्या सीखने की जरूरत है, बोल रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर सीट आर मेजर्ड यूजिंग ए मीटर स्केल, किसी मीटर स्केल से मेजर किया तो लेंथ आया 16.2 सेंटीमीटर और विड्थ आया 10.1 सेंटीमीटर। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच मेजरमेंट, सही बात है। इट मींस दैट लेंथ एल मे बी रिटन एज दिस। अब तुम सोचोगे यार 16.2 से ये प्लस माइनस 0.1 क्या आ गया, इसको बोलते हैं एरर। तो देखो एरर दो तरीके से क्वेश्चंस में दी जा सकती है, एक तो वो साथ में पहले से लिख के दे दे कि लेंथ जो है 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, लेकिन कभी कभी सिर्फ मेजर्ड वैल्यू दे देता है कि मीटर स्केल से मेजर किया 16.2 सेंटीमीटर। मीटर स्केल बेटा, स्केल जो नॉर्मल हमारा स्केल होता है वो मीटर स्केल होता है, उसमें देखा होगा तुमने 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन बनाए होते हैं, 10 खाने बनाए हुए होते हैं, तो हर एक खाना 1 mm का होता है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर का होता है। इसको बोलते हैं इसका लीस्ट काउंट, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। तो जो 16.2 सेंटीमीटर है, तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू में यदि मान लो हमें एरर नहीं दे रखा है तो हम उस सिचुएशन में जो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उसे ही उसका एरर ले लेते हैं। तो यदि 16.2 है तो ये एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा गलत रहा होगा तो क्या रहा होगा, या तो 16.1 रहा होगा या 16.3 रहा होगा। 16.2 जो लेंथ है ये 16.2, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ऐसा कुछ समझो, ये है 16.2 सेंटीमीटर, ये है 16.1 सेंटीमीटर और ये है 16.3 सेंटीमीटर। वो लेंथ यदि मान लो यहां तक आई होगी तो मैंने बताया था ना कि इसको तुम्हें मजबूरन या तो तुम इसको 16.2 रीड करोगे या 16.1, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की मजबूरी है। तो हो सकता है ना कि वो रीडिंग ऐसी हो सकता है वो यहां तक रही हो सकता है और कम रही हो सकता है यहां तक रही हो और तुमने उसको 16.2 लिख दिया हो। लेंथ वो 16.2 से थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना, ज्यादा से ज्यादा वो यहां तक हो सकती है और कम से कम वो यहां तक हो सकती है। तो यहां से तुम्हें एक एरर मिलती है कि जो 16.2 लिखा है वो यहां से 0.1 कम और 0.1 ज्यादा, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं कि यदि एरर दे रखा है तब तो ले लो उसको, यदि एरर नहीं दे रखा है तो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगी। ठीक है, तो यदि तुम्हें 16.2 सेंटीमीटर मेजर करके दे रखा है तो इसमें जो एरर होगी दैट विल बी
0.1 सेंटीमीटर, 0.1। 16.5 है तो भी 0.1, 16.9 है तो भी, 17.3 है तो भी 0.1। लेकिन यदि मान लो ऐसा हो 16.20 सेंटीमीटर, बोलने में तो दोनों सेम ही है, बोलने में दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, मोर प्रिसाइज रिजल्ट है, इसमें एरर कम होगी। इसका जो एरर है दैट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। मतलब उस मेजर्ड वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि उसमें एरर क्या होगी। तो कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चंस में बस मेजर्ड वैल्यू दे देता है, एरर नहीं देता, तो हमें खुद से देखना होता है कि अच्छा इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो इसमें 0.01 सेंटीमीटर की एरर रही होगी। डेसिमल के 2, तो ये वैल्यू क्या क्या रही हो सकती है, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, ऐसे वेरी करेगा। तो मतलब हर एक 0.01 पे चेंज हो रहा है, तो वो ही उसमें एरर हो सकती है। ठीक है, अब देखो कितना डीप मीनिंग लिखा हुआ चीजों का। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ब्रेथ दे रखा है तो ब्रेथ को लिख दिया 10.1 प्लस माइनस 0.1। अब यहां देखो एनसीईआरटी, मैंने बोला ना कि सफिशियंट क्यों नहीं है एनसीईआरटी ही पढ़ना, क्योंकि देखो इसने लिख दिया द एरर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रूल। ये कहीं नहीं बताया इसने एनसीईआरटी में कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रूल क्या है, बस इसने लिख दिया यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रूल। अब वो कौन बताएगा, वो टीचर बताएगा, मास्टर बताएगा भाई अपने आप। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि सिर्फ इसको पढ़ोगे काम नहीं बनता है, लेकिन हां यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ चलो। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रूल क्या है, तो एक्चुअल में देखो क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। तो थोड़ा सा रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ भाई, कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। हम्म 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 ठीक है, हाँ। तो अब देखो क्या रूल्स की मैं बात कर रहा हूं। कुछ हम क्या क्या करते हैं एरर के अंदर, पहले तो एरर को समझते हैं, एरर क्या क्या होती है। देखो ये इसने तो छोटा सा लिख के आगे पल्ला झाड़ लिया, लेकिन हम ऐसे पल्ला नहीं झाड़ेंगे, हम समझेंगे चीजों को। सबसे पहले एरर को समझना पड़ेगा, एरर क्या होती है। एरर जो एक डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है बेटा मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस। जो हम मेजर करेंगे और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उनका डिफरेंस, इसको बोलते हैं एरर। और उसका मोड, बेटा एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का मोड होता है एब्सोल्यूट एरर। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा ए। इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा ए, डेल्टा ए, जो कि होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेजर्ड माइनस ए ट्रू। ठीक है, एक होता है, एक होता है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मतलब डेल्टा ए जो एब्सोल्यूट एरर निकाला अपॉन ए, ए उसका ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या हो गया, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, एरर डिवाइड बाय उसकी एक्चुअल वैल्यू, फ्रैक्शनल एरर। जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैल्यू का 10वां हिस्सा ही एरर है, एक्चुअल वैल्यू है 1, एरर है 0.1, तो रिलेटिव एरर हो जाएगा 0.1 अपॉन उसकी एक्चुअल वैल्यू 1। समझो ना, ये एक तरीका है, रिलेटिव एरर बताता है कि कोई एरर जो है कितनी बड़ी है, कैसे पता करेंगे। यदि रिलेटिव एरर 1 को अप्रोच करेगी तो एरर बढ़ती जाएगी, ऐसे समझ लो ना। तो कितना बड़ा एरर है, जैसे हम कहें कि एरर है, एक है 0.1 एरर और एक है 0.2 एरर, अलग अलग मेजरमेंट। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी एरर बड़ी है,
कारण कारण समझो, 0.1 एरर हो सकता है 10 के अंदर हो, लेकिन वही 0.1 एरर यदि मान लो 1000 के अंदर है तो एरर छोटी है या बड़ी है, एरर से पता नहीं चलता। एक 0.1 सेंटीमीटर की एरर है, यदि वो 10 सेंटीमीटर में 0.1 की एरर है तो ज्यादा बड़ी नहीं है, और यदि 100,000 में 0.1 की एरर है तो बिल्कुल ही बड़ी नहीं, बहुत छोटी है फिर तो एक्चुअल में कैसे पता करेंगे कि एरर बड़ी है या छोटी है? तो हम रिलेटिव एरर से पता करते हैं कि ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी एरर है। तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को बोलते हैं रिलेटिव एरर। एक होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला, ये रिलेटिव एरर जो निकाला था ना, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज एरर। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, मतलब जो भी रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये हो गया, ये तो एरर को कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं एरर का प्रोपोगेशन में, जो ये जो बोला ना एरर रूल बोल रहा था, क्या क्या नाम दिया था इसको, देखो इधर, हाँ, यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रूल। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रूल क्या है उसको देख लेते हैं। चलो, जगह तो अपने पास कम है, तो एक काम कर लें, इस पेज को खाली कर लेते हैं। अपने घर की बात है, कर लेते हैं खाली, है भाई, कर लेते हैं खाली समझने के लिए। चलो, तो एरर रूल क्या होता है? एक होता है एडिशन में दो चीजों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो चीजों को ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में। जैसे मान लो एक क्वांटिटी जेड है, वो एक्स और वाई से निकाला है सम से, या फिर एक्स और वाई के डिफरेंस से निकली है जेड, तो उस केस में एरर का क्या होता है? तो इसका रूल क्या कहता है कि जो एरर है डेल्टा जेड, जेड में एरर, वो एक्स की एरर और वाई की एरर ऐड हो जाएंगी, इनके मोड एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएंगी। एब्सोल्यूट, इसमें जो एरर है एक्स में और वाई में, ये ऐड हो जाएंगी। सेम ही यहां भी है, यहां भी डेल्टा जेड जो है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ऐड हो जाएंगे। याद रखना बेटा, यहां भी ऐड होते हैं, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, यहां भी ऐड होते हैं। चाहे तुम वैल्यू को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एरर हमेशा ऐड होती है। यहां एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी दोनों केस में, यहां भी दोनों की एरर ऐड हो जाएंगी, यहां भी दोनों की एरर ऐड हो जाएंगी। इसको बोलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये सब चीजें क्लास में बताई जाती हैं बेटा, अच्छे से समझाया जाता है, बहुत डिटेल में समझाई जाती है, और मैंने भी समझाई है अच्छे से, आपने कभी यदि लेक्चर देखा होगा तो ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में नहीं दिया यार डिटेल में, मतलब एनसीईआरटी में उसको अब ऐसे हर एक चीज को देता तो फिर बहुत बड़ी बुक हो जाती, इसलिए। चलो, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है? जैसे मान लो जेड है, इसको एक्स इंटू वाई से निकाल रहे हैं, या जेड जो है एक्स अपॉन वाई है, दोनों ही केस में सेम रूल फॉलो होता है। क्या? इस बार एरर ऐड नहीं होती। इसका तरीका है डेल्टा जेड बाई जेड, रिलेटिव एरर इन जेड, ये होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, दोनों ही में सेम रिजल्ट मिलेगा। दो क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उनका जो फ्रैक्शनल एरर है, उनका जो रिलेटिव एरर है, वो ऐड होता है। ये रूल्स हैं, ये याद रखना है, ठीक है? रूल्स हैं, ये याद रखने अपने को। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इन जेड, जेड में जो परसेंटेज एरर है वो होगा परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई, दोनों की परसेंटेज एरर ऐड हो जाएंगी, चाहे मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस नहीं करेंगे, ऐड ही करेंगे। ये हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड। तीसरा आता है पावर में। पावर में मतलब जेड, जैसे मान लो कुछ है
अल्फा इंटू एक्स की पावर n है। अल्फा कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे पाई होता है, 10 होता है, 2 होता है, कुछ भी, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड, पावर ले आते हैं आगे, इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, पावर ले आते हैं आगे n टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स। मतलब परसेंटेज एरर इन जेड जो होगा दैट विल बी, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, परसेंटेज एरर इन एक्स, पावर को आगे मल्टीप्लाई लेंगे। ऐसे मान लो कई सारी चीजें हैं, एक्स की पावर n, वाई की पावर m, तो सबकी पावर आएंगी आगे और फिर सबकी एरर को ऐड कर देंगे, परसेंटेज एरर को ऐड कर देंगे। ये पूरे रूल्स होते हैं। ये कैसे आते हैं, कहां आते हैं, पूरी डिटेल में क्लास के दौरान समझाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसने तो सिर्फ इतना सा बात बोल के पल्ला झाड़ लिया और आगे समझा दिया। तो इसमें भी ऐसा ही क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो इसमें था 1% का एरर बी में, और लेंथ एल में था 0.6 का एरर। तो परसेंटेज एरर देखो, मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर ऐड होती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है। तो देखो दोनों की परसेंटेज है, एक इसका 0.6, इसका 2.6, इनके प्रोडक्ट में 2.6% की एरर हो गई, यहां से इसने ये निकाला था। ठीक है, तो ये रूल्स अपने को ध्यान रखना है जो भी मैंने बताए हैं। चलिए अब देखो, इफ ए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इज स्पेसिफाइड टू n सिग्निफिकेंट फिगर, ए रिजल्ट ऑब्टेन बाय कमिंग द डाटा विल आल्सो बी वैलिड टू n सिग्निफिकेंट फिगर। ये बोल रहा है कि यदि तुमने एक मेजर किया, मान लो जैसे रेडियस मेजर किया, रेडियस में तुमने n सिग्निफिकेंट फिगर तक डाटा को मेजर किया है, तो यदि उस रेडियस से तुम चाहे सरफेस एरिया निकालो, चाहे वॉल्यूम निकालो, कुछ भी निकालो, वो n सिग्निफिकेंट फिगर तक ही वैलिड होगा, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट देखो, हाउएवर इफ डाटा आर सब्ट्रैक्टेड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी रिड्यूस। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर यूज नहीं करते। अभी मैंने बताया था डेसिमल प्लेसेस यूज करते हैं, उसके पीछे के लॉजिक बता रहा है कि क्या होता है एक्चुअल में। जब दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो सिग्निफिकेंट फिगर में वेरी, एडिशन में भी सिग्निफिकेंट फिगर में वेरी, लेकिन उस सिचुएशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर यूज नहीं करते, डेसिमल प्लेसेस यूज करते हैं। उसी बात को दोबारा से बोला हुआ है इसने। इसमें डेसिमल प्लेस 1 है, इसमें 2 है, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद एक ही प्लेस होगा, जैसे इसमें देखो एक ही है। 5.84 नहीं लिखेंगे उसको, 5.8 ही आंसर लिखा जाएगा। ये हम बात कर चुके हैं इसकी, ये नई चीज नहीं है, फिर उसी चीज को वापस रिपीट कर रहा है। एक चीज नोटिस की है एनसीईआरटी पढ़ते टाइम, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पे बहुत ज्यादा बातें की हैं एनसीईआरटी ने, बाकी चीजों पे ज्यादा बातें नहीं की। एक्चुअल में जो एरर की कैलकुलेशन है ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर से ही निकली है, सिग्निफिकेंट फिगर का ही यूज करके निकलती है। बट हम उसको उस फ्लो में, एनसीईआरटी उस फ्लो में हमें सिखाना चाहता है, लेकिन हम उसको उस फ्लो में नहीं समझ के हम सीधे उन रूल्स को याद कर लेते हैं। हमें मतलब नहीं है कि वो कैसे आए थे, किस तरीके से आए थे, हम सीधा रिजल्ट को याद कर लेते हैं कि भाई एडिशन में ये होता है, मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, सीधा याद कर लेते हैं, वो बात है। चलो अब देखो ये क्या बोल रहा है, द रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स नॉट ओनली एन बट ऑल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। अंग्रेजी इतनी झाड़ समझ ही नहीं आएगा ये बोल रहा है कि द रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड, मतलब कोई भी मेजर लिया उसकी जो रिलेटिव एरर है स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स नॉट ओनली एन बट ऑल्सो नंबर इटसेल्फ। रिलेटिव एरर क्या होती है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ उसके सिग्निफिकेंट फिगर से ही उसको डिसाइड नहीं कर सकते, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर भी डिपेंड करती है, ओनली नॉट ओनली ऑन एन बट ऑल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। क्योंकि देखो एक एग्जांपल से समझा रहा है, द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ मास 1.02 ग्राम इज 0.01, 1.02 ग्राम में 0.01 की एक्यूरेसी, मतलब
एरर समझ सकते हो, ये इतनी एरर है। वेयर एज अनदर मेजरमेंट 9.89 ग्राम, इसमें भी इतना ही है। 1.02 में भी एरर इतना ही है, 9.89 में भी एरर इतना ही है। लेकिन दोनों एरर में कौन सा ज्यादा बड़ी एरर है, कौन सी छोटी बड़ी एरर है, मतलब उसको हम मेजर करते हैं रिलेटिव एरर से। तो इसका रिलेटिव एरर आया 1%, बल्कि दूसरे का रिलेटिव एरर आया 0.1%। एरर अपॉन उसकी वैल्यू, इसका 1 आया, इसका 0.1 आया, मतलब ये बड़ी एरर है। तो जितना एरर फिक्स है मान लो, तो जितना बड़ी वैल्यू उससे मेजर करोगे उसका एरर उतना ही कम हो जाएगा, परसेंटेज एरर उतना ही कम हो जाएगा। तो इसने 1.02 मेजर किया तो 1%, और उसी एरर से 9.89 मेजरमेंट हुआ तो परसेंटेज एरर देखो कम हो गई। तो क्या बोल रहा है, देखो बोला है फाइनली रिमेंबर दैट, फाइनली हमें क्या याद रखना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर में एक नई चीज कहानी लेके आ रही है। इंटरमीडिएट रिजल्ट इन ए मल्टी स्टेप computation should be calculated to one more significant figure in every measurement than the number of digit in the least precise measurement। देखो क्या बोल रहा है, मैं समझाता हूं, एक आसान भाषा में समझाता हूं। आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो जिसमें आपने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके सोल्व करके आंसर निकाल रहे हो। दो क्वांटिटी ली तुमने, तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई मान लेते हैं। इसका कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तब अब क्या करोगे, जब तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट आया, देखो ऐसा समझो, मान लो तुम्हारा जो z है वो ऐसा है, z इज इक्वल टू है a इंटू बी प्लस c इंटू डी, ऐसे समझो। a और b तुम्हारे को पता है, c और d तुम्हें पता है, तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे। मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल होता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम वाला लेंगे, इसमें भी कम वाला लेंगे, लेकिन जब ऐड करोगे तो डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, रूल क्या है अब आगे से ध्यान रखने का, कि मान लो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर में 3 होने चाहिए थे, लेकिन तुम इसमें 4 रखो, एक ज्यादा रखो। क्यों सर एक ज्यादा क्यों, क्योंकि अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इसके 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 है, तो तुम इसके मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनाओगे, 3 से एक ज्यादा। ऐसे इसमें मान लो 2 है और 5 है, तो तुम 2 से एक ज्यादा मतलब 3 रखोगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखोगे और उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखोगे, फिर ऐड करोगे, फिर फाइनली डिसाइड करोगे, एक कम कर दोगे। जैसे अपने इसमें 3 चाहिए थे, इसमें 2 चाहिए थे, फाइनली फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट में तुम इस चीज को ध्यान दोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें फाइनली इतना करना है। ये समझाना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअल में बताऊं, ये वाली चीज है ना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक ऐसा यूज नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट यूज करके क्वेश्चन बनाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। जब आप मल्टी स्टेप कैलकुलेशन करते हैं तो बीच वाले जो स्टेप्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर आप जो होना चाहिए उससे एक ज्यादा रखते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है ना, उसके लिए है। तो आप ये ध्यान रखो, लेकिन इससे परेशान मत होना कि सर ये क्या कर दिया, एक ज्यादा रखें एक कम रखें, ऐसा नहीं आएगा, टेंशन मत लो। इसमें है, होता ऐसा है, लेकिन नीट में छोड़ो, जेई में भी बहुत ज्यादा लेवल तक एडवांस में कभी पूछा है, मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक जिसमें ये सब रूल्स को ध्यान रख करके कैलकुलेशन करवाई गई, ठीक है ना। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसको समझाने के लिए एक पैराग्राफ और दे रखा है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ के इसको समझ लो। मैं इसको समझाऊंगा तो देखो समय लग जाएगा, ये कहानी जो है इसको समझाऊंगा तो समय लग जाएगा, ठीक है, समझा देता हूं, चलो समझा देता हूं, समझ लेते हैं। थोड़ा देखो समय लगेगा, लेकिन जो चीजें बोल रहा है वो उनके पीछे का लॉजिक समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ये बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल द रेसिप्रोकल ऑफ 9 पॉइंट, मान लो किसी कैलकुलेशन में मुझे 9.58 का रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 1/9.58 निकालना है।
ठीक है, कैलकुलेटेड आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, देखो एक्चुअल में 1/9 में आपके सामने कैलकुलेशन करता हूं, मैं आपके सामने कैलकुलेशन कर देता हूं। देखो थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, ये समझाने की बातें हैं। 1/9.58 यार 0.10438413, लेकिन इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में भी 3 होने चाहिए, तो 0.104 लेंगे, आगे क्या हटा देंगे, हटा दिए, बोला कि ये इतना आना चाहिए, बात सही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इतना आना चाहिए। बट द रेसिप्रोकल ऑफ 0.10, अब ये दिमाग खेल रहा है, इसने कहा कि यदि मान लो x का रेसिप्रोकल लेते हो तो 1/x आता है, फिर ये जो 1/x है इसका फिर रेसिप्रोकल लो तो x आना चाहिए, x आना चाहिए भाई, x का उल्टा करोगे 1/x, फिर उसका उल्टा करोगे, 2 बार उल्टा करोगे तो सेम नंबर आना चाहिए। तो ये करा, चलो निकाल के देखते हैं। तुमने 0.104 ले लिया, इसका उल्टा करो, लो भाई करते हैं। 1/0.104, ये आ गया 9.615। इसको सही प्रॉपर डेसिमल डिजिट तक करोगे तो 5 को हटाने के लिए 1 जो है उसको 2 बना दोगे, तो बोल रहा है कि जब दोबारा से रेसिप्रोकल करोगे तो 9.62 आया, आना क्या चाहिए था 9.58। 9.58 को उल्टा करके फिर उल्टा किया तो आंसर वापस से ये आना चाहिए था, लेकिन जवाब आया 9.62। ऐसे तो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। अब इसको कैसे दूर करें, इसको दूर करने के लिए बता रहा है, दिस एग्जाम्पल जस्टिफाई द आइडिया और रिटेन 1 मोर एक्स्ट्रा डिजिट। इसने क्या कहा कि जो तुम्हारा कैलकुलेशन करने पे जो रिजल्ट आया था 0.1044 समथिंग आया था, बोल तुम 3 मत रखो, 4 रखो, एक एक्स्ट्रा रखो, 0.104 के अलावा एक और रखो 4। अच्छा इससे क्या होगा, अब इसका उल्टा करो, चलो करते हैं। 1/1044, यह आएगा 9.5785, ऐसे आगे आता रहेगा। तो अब देखो हमें 3 डिजिट तक चाहिए, तो इस 8 5 से बड़ा है तो इसको क्या करोगे, एक बढ़ा दोगे, 9.58, वापस से 9.58 आ जाएगा। तो ये फायदा होता है एक ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रखने का, कब तक, इंटरमीडिएट स्टेप में। फाइनल स्टेप है यदि मान लो तो फिर तुम्हें उतना ही रखना है। तो ये कहानी ये है, एक्चुअल में एक ज्यादा रखते हैं, बट फिर मैंने बोला जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें सिर्फ फाइनल स्टेप के अंदर तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर यूज करने हैं, जैसे मैंने अभी करवाए थे, देखो जैसे मैंने अभी करवाए थे, ये ऊपर वाले ये जो क्वेश्चंस थे ना, जैसे ये था, तो तुम्हें सीधा आंसर देना है, ये था, तुम्हें सीधा आंसर देना है, तुम्हें नोटंकी करनी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, होता है रूल वो, बट उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप ज्यादा रखो, वो रखो, ये रखो, परेशान मत हो, देखो साफ बात है, ठीक है ना, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अब इसमें बहुत सारी कहानी दे रखी है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देखो हमने 7, अब देखो मैं पूरा रीड नहीं कर रहा हूं इसको, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, तुम बैठ के पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा कि तुम उसको पूरा पढ़ो, मैं जो समझा रहा हूं वो समझ लो, बस समय बच जाएगा। जो 7 हमने यूनिट बोले थे, फंडामेंटल और बेस यूनिट जिसको बोला था, तो वो 7 क्वांटिटीज थी, उन 7 क्वांटिटी को फिजिकल वर्ल्ड का 7 डायमेंशंस बोला जाता है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मानी थी, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम 7 डायमेंशन बोलेंगे। मास को कैपिटल एम से ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट से डायमेंशन को दिखाया जाता है, तो कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी, ये सारे मोल, केल्विन, कैंडेला, ये सारे क्या हैं, 7 डायमेंशन है, ठीक है। अब बोल रहा है द डायमेंशन, अब किसी फिजिकल, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे स्पीड है, स्पीड को लेंथ और टाइम के टर्म्स में हम क्या लिखते हैं, स्पीड को लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखते हैं मीटर पर सेकंड यूनिट होता है स्पीड का, ये लेंथ अपॉन टाइम है,
मतलब इसको लिखेंगे एल टी माइनस वन। तो ये बताता है कि जो स्पीड है, जो इसमें लेंथ तो पावर वन है, लेंथ तो एक यूज होती है, और टाइम माइनस वन यूज होता है पावर। तो ये जो एक्सपोनेंट है, इसको एक्सपोनेंट को पावर बोलते हैं। वही बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पावर है ना, उनको उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बोलते हैं। जैसे बोला जाए स्पीड में लेंथ का डायमेंशन वन होगा, स्पीड में टाइम का डायमेंशन माइनस वन होगा, स्पीड में मास का डायमेंशन, मास तो है ही नहीं तो जीरो होगा, स्पीड में करंट का डायमेंशन जीरो होगा, करंट है ही नहीं। तो इस तरीके से डायमेंशंस डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि इन डायमेंशंस को जब आप सोल्व करते हैं तो जैसे हम यूनिट्स भी करते हैं ना, कि मान लो एक लेंथ लिया, एक टाइम लिया, इधर से मीटर आया, इधर से सेकंड आया, मीटर इंटू सेकंड हो गया, डिवाइड में आया तो मीटर अपॉन सेकंड हो गया। सेम ऐसे ही डायमेंशंस की भी कैलकुलेशन की जाती है। यदि दो लेंथ मल्टीप्लाई में आ रही है तो एल 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 की पावर टू हो जाएगा। ऐसे ही देखो एल 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 तीन बार आ रहा है तो एल की पावर थ्री हो जाएगा, तो वो लेंथ की तीन डायमेंशन हो जाएंगी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब यदि मान लो किसी भी नई क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चीज है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और कितना उनके डायमेंशन है, लेंथ की, टाइम की। जैसे ये एल टी माइनस वन स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख दो, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि जैसे किसी भी क्वांटिटी का निकालना है, फोर्स का निकालना है, तो सोचो कि फोर्स का क्या फॉर्मूला रहा होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एक फंडामेंटल है, मास का डायमेंशन एम हो गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू पता होना चाहिए, ऐसे ही निकाला हुआ है, लेंथ चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, उसी से। तो यहां से उसका निकाल दिया। तो बेटा इसके ऊपर यदि मैं पूरा समझाऊंगा तो फिर से वही बात, पूरा बड़े से लेक्चर हो जाएगा, पूरी कहानी हो जाएगी। ये पूरा तुम्हें क्लास में समझाया जाता है डायमेंशंस कैलकुलेट करने का। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो ये जो अपेंडिक्स वाला जो सेक्शन है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में दे रखा है, इसमें बहुत सारी क्वांटिटी दे रखी है। देखो A9, अपेंडिक्स A9 में बहुत सारी क्वांटिटी दे रखी है, लेंथ, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फलाना 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 फलाना, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज अपने काम आती है ना 11 12th में, सारी दे रखी है, सारी। इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट करके दिखा रखा है, इन फॉर्मूले की हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करके दिखा रखा है। तो एनसीईआरटी का यूज क्या है? तुम्हारी जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी मान लो तुमने वर्क पावर एनर्जी तक पढ़ रखा है, मान लो क्लास में तुम्हारे वर्क पावर एनर्जी तक पढ़ रखा है, तो वर्क पावर एनर्जी तक के सारे फॉर्मूले, मतलब वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, प्रेशर, प्रेशर नहीं आया होगा तो छोड़ो, मोमेंटम तक, यहां तक डायमेंशनल फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। स्पीड का क्या होता है, लेंथ का क्या होता है, टाइम का क्या होता, सॉरी, वर्क का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, मोमेंटम का क्या होता है। मतलब जैसे जैसे तुम चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे ये डायमेंशंस तुम ध्यान रखते चले जाना। तुम फॉर्मूले पढ़ते जाओगे और ये सारे डायमेंशंस ध्यान रखते जाओगे। अभी तक तुम यदि वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ रहे हो तो यहां पावर तक 10 तक के डायमेंशंस सारे याद होंगे। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, रोटेशन वाले चैप्टर में जाओगे, फ्लूइड वाले चैप्टर में जाओगे तो फ्लूइड के डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ोगे, थर्मल वाले में जाओगे तो थर्मल के डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ोगे। तो ये सारे क्वांटिटीज के फॉर्मूले धीरे धीरे आपके सामने आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स A9 है, इसको तुम अपडेटेड रहो जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर होते हैं। जहां तक तुम्हारे हो गए वहां तक का डायमेंशंस देख लिया, क्लियर हो गया। या चाहो तो तुम लास्ट में भी ये काम कर सकते हो जब पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला तो बताया, किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, इनके टर्म्स में लिखना डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? वो बोल रहा है कि जब किसी भी क्वांटिटी को ऐसे कैपिटल ब्रैकेट में लिख के और उसके सामने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। An equation obtained by equating a physical quantity, जैसे V है,
विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, इसको डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। v इज इक्वल टू m0 l3 t0 ऐसे कुछ भी, ये तो कुछ और ही है, v यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। अच्छा, ये स्पीड है, ये फोर्स है, ये डेंसिटी है, सबका डायमेंशनल इक्वेशन लिख रखा है। ठीक है, चलो मेन काम की चीज है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस किसे बोलते हैं बेटा, जब दो क्वांटिटी को आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो दोनों क्वांटिटी सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। सेम डायमेंशन, देखो डायमेंशन अलग चीज होती है, यूनिट अलग चीज होती है। जैसे लेंथ है, लेंथ के मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं, लेंथ मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, माइक्रोमीटर में, एंगस्ट्रोन में, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। लेकिन लेंथ तो लेंथ ही है, डायमेंशन तो उसका एल ही है। जब आप दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो वहां कंडीशन होती है कि दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। लेंथ में तुम लेंथ को ही ऐड कर सकते हो, टाइम को नहीं कर सकते, मास को नहीं कर सकते, स्पीड को नहीं कर सकते। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाले क्वांटिटी को ही ऐड किया जा सकता है। ठीक है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाले क्वांटिटी को ही ऐड किया जा सकता है, अलग अलग को नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे मान लो लेंथ मीटर में है और लेंथ सेंटीमीटर में, एक लेंथ मीटर में एक सेंटीमीटर में, ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर 1.1 मीटर हो जाता है, 1.10 मीटर हो जाता है, समझ रहे हो ना? तो कुछ बड़ी बात नहीं, 110 सेंटीमीटर हो जाता है, कर सकते हैं। अलग अलग यूनिट वाली क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं है, अलग अलग डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, वही चीज लिखा है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव द सेम डायमेंशन। मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने में उसमें रूल नहीं है, ये दो अलग अलग डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड को फोर्स से कर सकते हो, स्पीड को टाइम से कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। मतलब अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग डायमेंशंस की क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इक्वेट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो जैसे नॉर्मली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग डायमेंशंस हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में डायमेंशंस कभी दिक्कत नहीं करती। ठीक है, बोल रहा व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड देयर यूनिट शुड बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक सिंबल्स। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, बोल रहा है वही चीज बोल रहा है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायमेंशंस तो कोई दिक्कत नहीं करती, ठीक है ना? लेकिन दिक्कत यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो लेंथ को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो उसकी लेंथ की यूनिट मीटर है, टाइम की सेकंड है, तो मीटर इंटू सेकंड हो जाएगा। लेंथ और टाइम को डिवाइड किया तो लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड यूनिट बन जाएगी। तो नई क्वांटिटी जो बना रहे हो उसकी यूनिट, उसकी जो यूनिट है वो क्वांटिटी को, उस यूनिट को निकालने का सिंपल तरीका है, सिंपल जैसे तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना क्वांटिटी को, ऐसे ही यूनिट को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सेम ऐसे ही यूनिट को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। जैसे मान लो फोर्स की बात करूं, फोर्स की बात करूं, फोर्स का डायमेंशन होता है ml2t mlt माइनस 2, सॉरी mlt माइनस 2, m1l1t माइनस 2। तो इसका यूनिट निकालने का तरीका है मास केजी, लेंथ है मीटर, मल्टीप्लाई कर दो, टाइम है सेकंड की पावर माइनस 2। इसको शॉर्ट में लिख सकते हो केजी मीटर माइनस 2 मतलब नीचे प्लस 2, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हमने पर्टिकुलर नाम दिया था, टेबल बनाई थी जिसमें न्यूटन बोला गया था, इसको न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन बोलते हैं इसको। तो ये चीज बोल रखा है कि यूनिट को सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आगे आ जाइए, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या क्या करता है, डायमेंशंस का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इक्वेशन की चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। अच्छा, ये बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। बोला कि यदि दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखी हैं कहीं किसी फॉर्मूले में तो वो तभी पॉसिबल है जब वो दोनों सेम डायमेंशंस के होते हैं। दिस सिंपल
दिस सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। एग्जांपल से समझते हैं। देखो इसने एग्जांपल समझा रखा है, ये देखो, ये एग्जांपल से समझा रखा है। इसने बोला कि यदि कोई फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, हमें चेक करना है कि ये सही है क्या। तो हमें चेक करना होगा कि देखो, यदि तुम चाहते हो उसको चेक करना कि डायमेंशनली करेक्ट है, कंसिस्टेंस बोलते हैं, डायमेंशनली कंसिस्टेंस है क्या, तो इसके लिए दोनों तरफ की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मास का डायमेंशन m, स्पीड का LT-1, तो स्पीड का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिया। दूसरी तरफ m का m हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका हो गया LT-2, LT-2, ठीक है ना, LT-2 m है, LT-2 है, फिर एक लेंथ है, तो ये लेंथ स्क्वायर बन गया T-2। तो दोनों तरफ देखोगे तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ML2T-2, ML2T-2। इसका मतलब दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, तो हम कहेंगे कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंस है, लेकिन मतलब डायमेंशनली सही है। लेकिन अब देखो यहां एक बात आई, हाउएवर द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी करेक्ट इक्वेशंस। ये बोल रहा है कि यदि तुमने चेक कर लिया डायमेंशन सही है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो एक फॉर्मूला ही सही हो गया, वो एक सही चीज है। वो उसको बोलते हैं फिजिकल करेक्टनेस, फिजिकली कंसिस्टेंस। एक डायमेंशनली सही होना मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन है, लेकिन वो फिजिकली सही है या नहीं है वो हम नहीं बोल सकते। जैसे मैंने बोला ना, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना गड़बड़ बात है, समझ रहे ना, वो वाली चीज है ये। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होना जरूरी है इक्वेशन का, लेकिन यदि वो डायमेंशनली सही है तो फिजिकली सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हां, लेकिन यदि वो डायमेंशनली गलत है, यदि वो डायमेंशनली गलत है तो फिजिकली तो गलत होगी ही होगी, फिजिकली तो गलत होगी, लेकिन डायमेंशनली सही है तो फिजिकली सही हो भी सकती है और ना भी हो, देयर में भी चांसेस। ठीक है, वही चीज ये बोल रहा है, ये देखो ये अंडरलाइन मैंने कर रखा। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन। मतलब बोल रहा है कि यदि डायमेंशनली सही है तो जरूरी नहीं है कि वो सही इक्वेशन है, बट ए डायमेंशनली रॉन्ग और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। वो तो गलत होगी। यदि डायमेंशनली सही नहीं है तो वो इक्वेशन ही गलत है, फॉर्मूला ही गलत है। डायमेंशनली सही है तो वो सही हो सकती है, आंसर सही हो सकता है, एक फॉर्मूला सही हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। थोड़ा ध्यान रखना, डायमेंशनली करेक्ट होने से फिजिकल करेक्टनेस का पता नहीं चलता, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट होने से वो फिजिकली इनकरेक्ट होगी ही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बोला ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज दिस, एनर्जी की ऐसा यूनिट दे रखी है। दैट ऑफ स्पीड दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, विच ऑफ द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रूल्स ऑफ द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट बोल रहा है कि डायमेंशनली कौन सा सही है। तो देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, सबका यूनिट दे रखा है, डायमेंशन निकाल सकते हो, वैसे पता ही होता है सबका डायमेंशन, हमें ध्यान ही रखना है। मास का पता है, लेंथ का पता है, स्पीड का पता है, एक्सेलरेशन का पता है, काइनेटिक एनर्जी का पता है, एनर्जी है ना काइनेटिक एनर्जी। तो बस दोनों तरफ डायमेंशंस देखो किस किस का सही है, तो तुम्हें सोल्व करोगे तो पता लगेगा कि ये देखो मास ये सही नहीं है, डायमेंशनली ये सही है, एनर्जी मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्स होता है, गलत हो गया, ये सही है, काइनेटिक एनर्जी हाफ में ये गलत हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया। तो दोनों सही हैं, लेकिन हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बट डायमेंशनली तो 3/16 भी सही है। 3/16, 3 और 16 तो कोई डायमेंशन रखते नहीं है, जो एम वी स्क्वायर डायमेंशन रखेगा वो काइनेटिक एनर्जी रखती है। तो एक्चुअल में ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, लेकिन डायमेंशनली दोनों सही हैं, फिजिकली सिर्फ ये सही है। और फिजिकली फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, इसको पता करने का कोई डायमेंशनल मेथड नहीं है, नहीं पता कर सकते। वो तो हमें पता होना ही चाहिए
कि यार एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पता होना चाहिए, और कोई उसका दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, मतलब हम गलत प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वेशन गलत है, लेकिन सही प्रूव नहीं कर सकते, ये डायमेंशनल की लिमिट होती है। चलो, तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक तो यूज ये हो गया। ठीक है, दूसरा यूज, डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा यूज, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन स्टेब्लिश करना। यहां खेल खेलना मैं सिखाऊंगा, ये बहुत काम का है। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा अभी बहुत सारे, ठीक है ना। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, देखो ये इसने एक मेथड बता रखा है। इसने बोला टाइम पीरियड जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। बोल रहा है कि दैट ऑसिलेशन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स फलाना फलाना, सपोज दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड मास ऑफ द मास ऑफ बोब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड। बोला इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालो। सोल्व करा इसने दोनों तरफ डायमेंशंस बराबर किए, सोल्व किया, आंसर आया। एक तरीका ये है, पढ़ लो। मैं तो इसको फॉलो नहीं करता हूं, तो मैं किस चीज को फॉलो करता हूं, देखो मैं किस चीज को फॉलो करता हूं। मैं एक बहुत ही प्यारा मेथड बताता हूं, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। बहुत ही प्यारा मेथड करवाता हूं, इसी को करने का तरीका है। देखो देखो बेटा, इसने बोला कि टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल है मास के, लेंथ के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, डायमेंशंस बैलेंस करके सोल्व करते हैं। मैं क्या कहता हूं, एक काम करो, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ m। लेंथ का क्या होगा, सिर्फ l। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा, LT-2। तुम्हें क्या बनाना है, टाइम बनाना है। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम, मतलब इन तीनों से खेल के टी बनाना है, अच्छा, तो क्या करें, या तो इक्वेशन सोल्व करो, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मजदूरी का काम है। बहुत दिमाग वाला तरीका क्या है, टाइम चाहिए तो तुम्हें क्या मास चाहिए, नहीं चाहिए। ये दोनों तो मास वैसे भी नहीं देते, ये देता है। मास नहीं चाहिए तो ये लो m की पावर 0, मास नहीं चाहिए। क्या लेंथ चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों तो लेंथ देंगे। क्या टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। कितना चाहिए, एक चाहिए टाइम ये देगा क्या, नहीं। ये देगा क्या, नहीं। टाइम तो सिर्फ ये देगा, मतलब जी तो होगा। लेकिन यार जी जो है वो T-2 देता है, मुझे तो प्लस में चाहिए। तो क्या करो, इसको नीचे डिवाइड में लिखो जी। लेकिन यार नीचे डिवाइड में लिखोगे तो टाइम, देखो नीचे लिखोगे तो T-2 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा T+2 आएगा। मुझे तो +2 पावर 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, पावर 1 चाहिए। तो इसको रूट कर दो ना, रूट कर दो, इससे क्या होगा, पावर 1 मिल जाएगी। करके देखें, देख 1/√g, 1/√g लिख के देख, डायमेंशन क्या आएगा, 1/√ओवर LT-2। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है T-2 का बाहर T जाएगा ऊपर, तो ये T लिखा हुआ है /√L। लेकिन दिक्कत क्या हुई, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए था, L नहीं चाहिए था। तो √L को गायब कैसे करूं, इसको √L से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्चुअल में यहां से आया कि टाइम जो है वो मास पे तो डिपेंड करेगा नहीं, ओनली प्रोपोर्शनल होगा √L/g के। यही तो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, 2π√L/g। तो प्रोपोर्शनलिटी यहां से निकल जाती है। इसने भी सोल्व करके ऐसे ही निकाला है, यही निकाल, मतलब इसने ऐसे सोल्व नहीं किया, इसने दिमाग नहीं लगाया, इसने मजदूरी की, इक्वेशन बनाया फलाना फलाना, ये इक्वेशन बना के सोल्व करके आंसर निकाला, आया वही √L/g के, तो कांस्टेंट है। ये मेथड कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर लेक्चर लिया था। जिसने वो देखा होगा वो श्योर है कि वो ये चीज एकदम क्लियर होगी। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे,
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो जेई के या नीट के थे वो क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है ना। तो आपने यदि नहीं देखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट वाला वीडियो यूट्यूब के ऊपर डलवाया था, यदि नहीं देखा है तो वो देखो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, जैसे ये लेक्चर पूरा होता है उसके बाद उसको देखना है, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बताए थे जो बार बार पूछता है, मोस्टली रिपीटेड होते हैं वो कंसेप्ट पूछे हुए हैं, ठीक है। तो वो वाला मेथड ये जो है, इसके बदले बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें दिए थे, तो वो जरूर करना इसके बाद। यदि कर रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम तुम्हें बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। चलो, बोल रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी यूजफुल फॉर डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द इंटर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, हाउएवर डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। बोल रहा है कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जैसे यहां 2 पाई था, इसको नहीं निकाल सकते। हाँ सही बात है। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल एनालिसिस से हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है, एक्चुअल रिलेशन हम नहीं पता कर सकते। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे टॉर्क की और एनर्जी की डायमेंशन सेम है, तो ये इनके लिए तो, इसके लिए तो दोनों सेम ही है, सेम डायमेंशन है, लेकिन हम जानते हैं दोनों एक्चुअल में डिफरेंट क्वांटिटी हैं, तो ये उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, उनमें अंतर स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा ये चीज हो गया। अब इसमें देखो कुछ और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में इतना ही चीजें हैं। जब आप इसके क्वेश्चंस पे जाओगे ना, समरी है, आप ये सारी चीजें पढ़ोगे ना, एकदम आराम से समझ में आएंगी। चाहो तो समरी पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। ये सब चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो लिखी है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं। तो अब दिक्कत क्या है पता है, इसके क्वेश्चंस करने में क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे ये देखो इससे क्वेश्चंस है, इनमें रिलेशन, ये इससे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ऐसा। यदि आप इसके क्वेश्चंस लगाने लग जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, सब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए उसके लिए। लेकिन एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट मत लगाओ, डायरेक्ट मत लगाओ इसको। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तुम्हें, ठीक है ना, वो लगाओ। ये कर सकते हो, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर वाले कर सकते हो। ये देखो ये फोटोग्राफ वाला, ये कोई काम का नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें देखो, स्क्रू गेज का कंसेप्ट आ गया, वर्नियर कैलिपर का कंसेप्ट आ गया, ये तो है ही नहीं कहीं थ्योरी में, लेकिन क्वेश्चंस में तो है। थ्योरी में कहीं नहीं आया स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, एरर का भी कुछ थोड़ा बहुत नाम आया था, लेकिन एक्चुअल में तो है ना। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस पे भी बहुत सारा काम आया था। तो एनसीईआरटी सिर्फ हमें एक मस्ट रिक्वायर्ड बुक है कि हमें पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा बेटा। तो इन सब के लिए जैसे स्क्रू गेज के क्वेश्चंस करने हैं और बाकी ये क्वेश्चंस करने हैं, इसके लिए वो मैंने बोला ना, एक यूट्यूब पे लेक्चर डाला था, उसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। आप वहां से पढ़ो उसको, उस वीडियो को अच्छे से कवर करो, उसके जो मेन फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इस यहां पे बेटा मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाने आया हूं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, इसलिए एनसीईआरटी हमने पूरा रीड कर लिया है, एक एक बात समझ ली है। और अब क्वेश्चंस पे आते हैं वापस से, जल्दी से आ जाओ क्वेश्चंस पे। ये देखो, when two quantities are added or subtracted the absolute error in the final result, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। जब दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती है, परसेंटेज रिलेटिव एरर ये नहीं ऐड होती। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी, सम ऑफ रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी, आंसर आ जाएगा ए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, सीधा ऐड हो जाती है। द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होती है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। यदि डेल्टा ए जो मेजर किया है उसमें एरर है, जैसे लेंथ मेजर किया तो लेंथ जो होगी वो मान लो मीटर में है, तो उसका एरर भी मीटर में ऐसे में होगा। तो इनको डिवाइड करोगे तो कोई यूनिट नहीं आएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। तो परसेंटेज एरर इज सेम एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नहीं, डिफरेंट फ्रॉम दैट फिजिकल क्वांटिटी जरूरी नहीं होता।
कई बार कोई ऐसी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो जिसका यूनिट के बिना तो कैसे, मतलब थोड़ा अजीब सी बात होगी। डिफरेंट तो क्या, ये तो कुछ यूनिट रखेगा ही नहीं कभी। डिफरेंट तो ऐसा होता है ना, लेंथ मेजर कर रहे हैं, टाइम का यूनिट आ गया, नहीं। परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस, ये सही है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। बेस्ट आंसर ये हो गया। जैसे इसने बोला z इज इक्वल टू ए क्यूब है, तो परसेंटेज एरर इन z क्या होगा, पावर को नीचे और परसेंटेज एरर इन ए, पावर को नीचे परसेंटेज एरर इन ए, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ये देखो सिस्टमैटिक एरर, देखो एरर जो होती है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक सिस्टमैटिक एरर, एक रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है बेटा, किसी नोन रीजन के कारण आती है, पता होता है उसके पीछे का कारण क्या होता है। जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ ले लिया, इंस्ट्रूमेंट में कुछ मिस्टेक होगी तो उसके कारण जो एरर होगी वो सिस्टमैटिक एरर होगी। मतलब जैसे जीरो एरर है, मान लो तुम एक वजन तोलने के लिए कांटा ले रखा है, वो कुछ भी सामान नहीं रखते हो, 50 ग्राम तोलता है, तो तब उसमें जब तुम 250 ग्राम रखोगे तो 300 ग्राम बताएगा, तुम 1 किलो रखोगे तो 1 किलो से 50 ग्राम ज्यादा बताएगा, हमेशा वो 50 ग्राम ज्यादा बताएगा। इस टाइप की एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। ये एरर जो होती है या तो हमेशा पॉजिटिव होंगी या फिर हमेशा निगेटिव होंगे। जैसे तुम जो कांटे वाला एग्जांपल है, यदि वेइंग बैलेंस वाला एग्जांपल, उसमें 50 ग्राम ज्यादा भी दिखा सकता है, और हो सकता है किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि कुछ नहीं रखा है, वजन -50 ग्राम दिखा रहा है, माइनस में भी दिखाता है। तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि या तो ये हमेशा +50 दिखाएगा, तो हमेशा 50 ज्यादा रहेगा, या हमेशा 50 कम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी में 50 ज्यादा किसी में 50 कम, वो एक उसका जो एरर है वो फिक्स है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। लेकिन जो रैंडम एरर होती है वो इन प्रिडिक्टेबल फ्लैक्चुएशंस के कारण आती हैं। जैसे मान लो तुम एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें अमीटर लगा हुआ है, तुम कोई रीडिंग नोट कर रहे हो, जैसे ही रीडिंग नोट करने वाले हो सकता है कोई सप्लाई में वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ जाए, वोल्टेज कम ज्यादा हो जाए, तो उससे रीडिंग फ्लक्चुएट कर जाएगी। अब इसका तो कोई पहले से अंदाजा होता नहीं है, कभी वोल्टेज ज्यादा आ जाए तो कभी वोल्टेज कम आ जाए, तो कभी रीडिंग ज्यादा मेजर हो जाएगी तो कभी रीडिंग कम मेजर हो जाएगी। इसे बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर पॉजिटिव ओनली, निगेटिव ओनली, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, हाँ या तो पॉजिटिव होंगी या निगेटिव होंगी सिस्टमैटिक एरर। क्या भाई, या तो पॉजिटिव होंगी या निगेटिव होंगी। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो एरर इंस्ट्रूमेंट के कारण होती है उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। इम्परफेक्ट डिजाइन हो सकता है इंस्ट्रूमेंट का, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, ये देखो, ये देखो डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू, डायमेंशनल एनालिसिस किस किस के लिए लगा सकते हैं, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन बिल्कुल कर सकते हैं, डिड्यूस रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल लगा सकते हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, ये भी सही बात है। मान लो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डायमेंशनल एनालिसिस लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो सबका सबका तो आंसर आ जाएगा डी। मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं, तो आंसर डी आ जाएगा। इसने बोला द क्वांटिटी ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली मीनिंगफुल। मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो डिवाइड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, इक्वेट नहीं कर सकते, तो ए कर सकते हो। यदि दो क्वांटिटी अलग अलग डायमेंशन रखती हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इक्वल नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इन्हीं की लैंग्वेज से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। इसमें ये क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा रखे थे थोड़े, इसकी लैंग्वेज में नहीं थे। ठीक है बेटा, तो ये एनसीईआरटी हो गई हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। फिर से मैं फाइनली एक बात बोलूंगा बेटा, इसकी छोटी छोटी लाइन से जो क्वेश्चंस आएंगे, यहां हम पता है किस चीज पे काम कर रहे हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं और हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस, हमें लगता है कि यार ऐसा क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया। वो एक्चुअल में एनसीईआरटी से मिलता है, उनकी लाइन से मिलता है। इसलिए जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर पूरा होता है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसकी एनसीईआरटी को एक बार रीड जरूर लगाना है।
उसमें से हमें जो काम की चीजें होंगी वो मैं हाईलाइट करके आपके सामने रख दूंगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। बहुत ज्यादा डिटेल में हम यहां नहीं पढ़ेंगे हर एक चीज को, क्योंकि हम क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का होगा, और उसमें देखते हैं हम बहुत सारी चीजें काम की जो शायद तुम्हें पता ही नहीं होंगी और एक्चुअल में एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। तो वो पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।